हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा 5th लेक्चर ऑफ द पार्ट 3 फॉर एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसके पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। इसके पहले हमने देखा था कि जो कंपनी रूल है 1773 से लेके 1858, उसमें हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको कवर अप किया था। फिर हमने जो सेकेंड फेज है इस पूरी एक्ट्स का, जो कि चलता है 1858 से 1947 तक, उसका काफ़ी सारे जो है हमने एक्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए थे। जैसे कि हमने करीब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 तक कंप्लीट कर दिया है। आज के इस लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट फॉर 1947। ऑलराइट, तो आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, इसके पहले आपको पता है कि हमने लास्ट डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो उसके काफ़ी लंबे टाइम आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है 1935। तो इस एक्ट में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, काफ़ी सारे क्लॉजेस यहाँ पे देखने मिलेंगे, और ये जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें से डायरेक्टली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस लिए गए हैं। जब आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हमने क्या है बहुत सारे कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेके हमारे यहाँ पे एक्ट्स को बोरो किया था। ठीक है, तो वैसे ही एक इंस्पिरेशन हमारी सबसे बड़ी कहना चाहिए इंस्पिरेशन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी 1935 की। तो इसमें जितने भी हम पॉइंट्स देखेंगे इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने मिलेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाए जिसमें आपके प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे और आपकी प्रिंसली स्टेट प्रोविंसेस भी होंगे और आपके प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। फिर देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, जो भी पावर्स हुआ करते थे, आपने देखा था ना कि हमने लिस्ट कुछ लास्ट सेशन में देखा था कि कुछ लिस्ट हुआ करती है। जैसे इन्होंने 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन्होंने क्या किया था, 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया था। पहली बार इन्होंने तब किया था, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, तब सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया था, अब ये कर रहे हैं इसे 3 लिस्ट में डिवाइड, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो फेडरल यानी कि संघीय सूची, प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय सूची और कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। इसे सेंटर संभालेगी, इसे प्रोविंसेस संभालेंगे और इसे क्या है, दोनों मिलकर संभालेंगे। और देखिए हमें पता है कि रेसिडरी पावर्स भी होते हैं, रेसिडरी लिस्ट भी होती है हमारे यहाँ। तो उस टाइम जब इसे अनाउंस किया गया था तब जो हमारे रेसिडरी पावर्स है ये दिए गए थे टू वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जो भी उस वक्त पे हमारे वाइस रॉय थे उनके हाथ में हुआ करते थे जो है जितने भी रेसिडरी पावर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट द पॉइंट इज दैट इट अबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस। अब बताइए कि डायरकी है क्या। डायरकी के बारे में हमने जो लास्ट एक्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि डायरकी क्या है, ये ऐसा एक स्कीम था जहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स को देखा गया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स को देखा गया था एज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि गवर्नर की जो पावर्स है उसे ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिस्कस किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो उसी स्कीम को कहा जाता है एज डायरकी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आते आते क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की सरकार है उन्होंने मानना शुरू किया और जो है हमें ज़्यादा लीनियंसी और ज़्यादा पावर्स देने की कोशिश की। तो इस वजह से क्या किया कि इस तरीके के जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इसे इन्होंने पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। और इसी के साथ क्या हुआ कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया इन प्रोविंसेस। ओके, तो प्रोविंसेस में अब क्या है, अब डायरकी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर। तो देखिए हमें पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे इन दी काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। वहाँ पे हमने देखा था ना कि लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। तो वहाँ पे इन्होंने पहली बार क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एक्ट में 1919 में इन्होंने इसे एक्सटेंड किया था टू क्रिश्चियंस, इंडियंस एंड एंग्लो इंडियंस वगैरह। अब इसमें क्या कर रहे हैं, और इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर रहे हैं। और आगे क्या कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को, वुमेन को और लेबरर्स को। फिर इन्होंने क्या किया कि इस एक्ट के अंदर करीब 10% जो है फ्रेंचाइजी दे दी थी हमारे फ्रेंचाइज दी थी हमारी पॉपुलेशन में। यानी कि फ्रेंचाइज देने का मतलब अब जो है वोट देने का पावर अब करीब 10% ऑफ द पॉपुलेशन को दे दिया गया था। एंड इन दिस लास्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे कि इस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑल्सो व्हेन यू स्टडी अबाउट दी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज, आप जब अगर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं या फिर SSC पढ़ते हैं या फिर आप CGPSC पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये 1935 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो ओपन कंपटीशन है उसे किस एक्ट में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो किया गया था इन दी मकौले कमेटी। अब मकौले कमेटी किस एक्ट में आई थी, तो 1853 के एक्ट में आई थी, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, तो 1853 के एक्ट में मकौले कमेटी को बैठाया गया था और उसमें पहली बार ओपन कंपटीशन को क्या है इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर सिविल सर्वेंट्स। अब धीरे धीरे इसमें क्या है बढ़ोतरी हुई इस सिचुएशन में और फ्रीडम मिली, और इसमें इस एक्ट में क्या किया गया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं बल्कि प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया गया। तो ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसे हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 उसमें इसे एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जो नई चीजें आई है दो लेवल पे, यानी कि प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने एस्टैब्लिश किया फेडरल कोड को इन 1937। तो ये जितने भी हम एक्ट्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके जितने भी हमारे यहाँ पे हमने पॉइंट्स देखे हैं, जितने भी हमने क्लॉजेस देखे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि क्या है, इन्होंने इस एक्ट के अंदर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया सेंटर और प्रोविंशियल लिस्ट में, और सिर्फ 2 लिस्ट ही नहीं बल्कि 3 लिस्ट इन्होंने यहाँ पे बताई, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। और इसमें इन्होंने बताया कि जो रेसिडेंटरी पावर्स हैं दे विल बी गिवन टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमने देखा कि डायरकी को पूरी तरीके से अबॉलिश किया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। फिर हमने देखा कि फ्रेंचाइजी करीब 10% ऑफ द पॉपुलेशन को दी गई। लास्ट में हमने यहाँ पे देखा कि जो RBI है हमारा आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इसे इस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 और जो है सेटअप लेके आए, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि फेडरल कोड को भी एस्टैब्लिश किया गया था 1937 में। तो ये जो हमने डिस्कस किया, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके बाद आता है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्ट में हमको क्या है, इससे ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं देखने मिलेंगे, ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आपको क्या है एक क्लोजर के लिए इस एक्ट को समझना जरूरी है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते गए और फाइनली जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमने इस एक्ट को पास किया, और इस एक्ट को पास करते ही हम क्या हो गए, इंडिपेंडेंट बन गए, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी हमें क्या है इस पूरे एक्ट की सीरीज को क्लोज करना है और हमें जानना है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो पहला पॉइंट दिया जा रहा है, इट इज अबाउट दैट इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज द इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम August 15, 1947। तो आने वाले दिनों में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं August 15 को हमारा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये दिन जो है पहली बार इसी एक्ट के अंदर बताया गया था कि ब्रिटिश रूल से जो है हम पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके हैं, पूरी तरीके से अब क्या है हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑल्सो सोवरेन का मतलब क्या होता है कि आपको आपके स्टेट में या फिर आपकी कंट्री में जो भी चीजें हो रही है उसमें सिर्फ आपका हक होगा, ठीक है। तो हम क्या बन गए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन गए और हमें सोवरेन स्टेट भी बन गए। इसी एक्ट के साथ क्या होगा कि धीरे धीरे जितना भी इनके पावर्स थे, जितने भी वाइसरॉय के पावर्स थे, गवर्नर के पावर थे, उन सभी को अब क्या है धीरे धीरे पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तभी तो हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। और इसके साथ बताया गया कि हमारा जो इंडिया है उसे अब पार्टीशन कर दिया जाएगा और इसके अब क्या है 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे, एक इंडिया का होगा, एक भारत का होगा और एक पाकिस्तान का होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि इन्होंने अबॉलिश किया ऑफिसेस ऑफ वाइसरॉय एंड इन्होंने क्या किया, जो जितने भी हमने यहाँ पे डोमिनियंस देखे, 2 डोमिनियंस देखे, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल को भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो अबॉलिश कर दिया गया ये, और क्या है इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल को भी प्रोवाइड किया गया। अब हमारे पास वाइसरॉयज थे, हमारे पास गवर्नर जनरल्स थे, तो हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, ठीक है। तो इनके ऑफिस को भी अबॉलिश किया गया। यहाँ से आपसे क्या है क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट के अंदर वाइसरॉय की पोजीशन को अबॉलिश किया गया, सेक्रेटरी की पोजीशन को अबॉलिश किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर क्या है इस तरीके के पोजीशंस को अबॉलिश किया गया था। और कुछ पॉइंट्स देखे तो इस एक्ट के अंदर क्या किया, जैसे कि हमने देखा 2 डोमिनियंस को अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो उन 2 डोमिनियंस को अब ये भी पावर दे दिया गया कि वो चाहे तो अपना खुद का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर भी इसी एक्ट के अंदर दिया गया।
फिर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी ये ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहे तो ये दोनों जो डोमिनियंस हैं इंडिया और पाकिस्तान की, उन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो क्या है इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर आप पूरी हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, हमारी इंडियन हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए थे इन सभी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को क्या है अपने डोमिनियन ऑफ इंडिया में लेने के लिए। तो बहुत सारे एफर्ट्स आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि किस तरीके से क्या है इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडिया में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये आप सब देखेंगे हिस्ट्री में, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा इन सभी पोजीशंस को क्या है अबॉलिश किया जा रहा है, इस तरीके से हमें क्या है धीरे धीरे पूरा पावर हमारे हाथ में दिया जा रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो ब्रिटिश की पैरामाउंसी थी उसे अब पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ब्रिटिश की जो पैरामाउंसी थी अब प्रोक्लेम किया गया कि इट इज द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। ऑल्सो वन मोर पॉइंट हियर इज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो एक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इन्हें बोला गया है कि आप चाहे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अब बना सकते हैं। तो क्योंकि अभी हमारे पास अपने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, तो इस एक्ट में ऐसा बोला गया कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इसी को आप मानेंगे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो है आपको अब गवर्न करेगा अंटिल आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये वाला भी जो क्लॉज है, ये वाला भी जो पॉइंट है आपको याद रखना है फॉर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1945। इसी एक्ट के अंदर क्या है डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो प्रोविंशियली यानी कि टेम्पररी क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उस टाइम पे उनको ऐसा बोला गया कि आप क्या है टेम्पररी हेड्स बनेंगे फॉर द कंट्री। सो बाय द एंड ऑफ दिस एक्ट एट द मिडनाइट स्ट्रोक ऑफ 14th and 15th August 1947 India became independent and the powers were transferred to the two dominions of India and Pakistan। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि इस एक्ट के अंदर हमारे जो इंडिया है इसे इंडिपेंडेंट माना गया और हमें जो भी पावर्स हैं वो अब ट्रांसफर कर दिए गए। और इसी एक्ट के साथ जैसे कि आपको कहा गया कि गवर्नर जनरल्स को अपॉइंट किया गया था इंडिया और क्या है पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आफ्टर दिस इंडिपेंडेंट एक्ट ही वाज लॉर्ड माउंटबैटन, एंड लॉर्ड माउंटबैटन ही swore in जवाहरलाल नेहरू जी एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑल्सो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसे माना गया एज द न्यू इंडियाज पार्लियामेंट। सो विद द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट हमने क्या देखा कि जो भी हमें चेंजेस देखने थे, जो भी हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए जितने भी हमें क्लॉजेस की जरूरत थी, जितनी भी ऑफिसेस को अबॉलिश करने की जरूरत थी, जितने भी अपॉइंटमेंट्स की जरूरत थी, वो सब कुछ क्या है पूरी तरीके से समअप किया गया। और ये जो पूरी जर्नी थी एक्ट्स की उसे अब क्या है पूरी तरीके से क्लोजर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इन दोनों एक्ट्स को जानना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड हमने जो है आज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी डिस्कस किया। ऑल्सो द अदर लेक्चर्स यानी कि जो बाकी हमारे एक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर आपको वो सब जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो विद दैट हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी एक्ट्स हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट की करीब 3 सेशंस में। तो हमने क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की पूरी जर्नी को यहाँ पे कंप्लीट किया। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आई रियली होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।